Good morning to all students. Today I am here to teach you a topic, prism and a refraction by prism. So when we discuss about this topic, prism and refraction by prism, then the first question comes in our mind. What is prism? What is prism angle? How refraction is possible from a prism? So let us discuss about these 2 or 3 points. So first of all, prism. तो देखिए यहाँ पे एक मैंने जो डायग्राम ड्रॉ कर रखा है ये एक प्रिज्म है। इसके अंदर देखिए इन दिस डायग्राम देर आर 3 फेसेस ए डी एफ सी सेम एज ए डी ई बी 2 फेसेस एंड सेम एज बी ई एफ सी 3 फेसेस. So BEFC is base of this prism and these 2 faces ADFC and ADEB, these 2 faces are known as refracting faces. तो वो एक फेस जो प्लेन पेपर पे या टेबल पे रखा रहता है बेस कहलाता है. उसके अलावा 2 फेस और बच जाते हैं प्रिज्म के अंदर जिनको रिफ्लेक्टिंग फेसेस कहा जाता है. तो मैंने यहाँ पे एक इसको डेफिनेशन दी है, डिफाइन करने की कोशिश की है, डिफाइन किया है इसको. ध्यान से सुनिए इस डेफिनेशन को. प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम. प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाई 2 प्लेन एंड रिफ्रैक्टिंग फेसेस. जैसा कि इस प्रिज्म के अंदर देखिए 2 रिफ्रैक्टिंग फेस मैंने बताया आपको. एक तो बेस है, उस बेस को छोड़ दीजिए. बेस को छोड़ने के बाद 2 फेस बचते हैं, दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस है जो रिफ्रैक्शन का काम करते हैं. सो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन एंड रिफ्रैक्टिंग फेसेस विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए एंगल. जो दोनों फेस है रिफ्रैक्टिंग फेस है वो एक एंगल के ऊपर जुड़े हुए हैं. एंड व्हाट इज दैट एंगल? दैट एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल. दैट एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल. सो दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल. सो दैट एंगल इज नोन एज प्रिज्म एंगल. सो यू कैन डिफाइन ऑल्सो प्रिज्म एंगल. कैसे कर सकते हो आप इसको प्रिज्म एंगल को डिफाइन? कि ये जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इनके बीच का एंगल. तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक इस साइड एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उनके बीच का एंगल. तो जो भी आप 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस काम में लेते हो प्रिज्म की, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वही प्रिज्म एंगल कहलाता है. सो द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज नोन एज प्रिज्म एंगल. नॉर्मली दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. और इक्विलेटरल जो प्रिज्म होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसी तरीके से इक्विलेटरल जो प्रिज्म होता है जिसकी तीनों साइड ये बराबर होती है. तो इक्विलेटरल प्रिज्म के अंदर ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है. तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है, फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म द प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री. जो प्रिज्म एंगल है उसको बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहा जाता है. सो द प्रिज्म एंगल इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल. अब इस डायग्राम के अंदर जो मैंने आपको बताया है 2 तो रिफ्रैक्टिंग फेस है और एक बेस है, उसको मैंने यहाँ आगे लिखा है. अब इसको ध्यान से देखिए. सो फ्रॉम दिस so surface ADEB and ADFC are the refracting surface, refracting faces. Why they are called refracting? Because they are used for the refraction. And one surface is base along which the prism is stable, जिसके द्वारा प्रिज्म स्टेबल रहता है, स्थायी रहता है, रखा रहता है. That is called base of that prism. अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल है. तो जैसे ही प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वहाँ बेटा 2 प्रोसेस होती है. एक तो होता है डेविएशन और एक होता है डिस्पर्जन. डिस्पर्जन के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि कैसे रे का डिस्पर्जन होता है. डिस्पर्जन का मतलब ए वाइट लाइट स्प्रेड आउट इनटू डिफरेंट 7 कलर्स, दैट इज VIBGYOR, विगबोर. हम यहाँ डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे. डेविएशन का मतलब कैसे वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. और जो डेविएट होना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है.
जैसा कि आप डिस्कस कर चुके हो कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम देयर पाथ दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. So here when a ray of light incident on a prism, then two actions are possible. What they are? They are deviation and dispersion. Here we will discuss about deviation. So deviation of a prism, a deviation by prism, that is also called diffraction by prism. So to understand this process, we consider a prism, equilateral prism ABC, whose angle A is called prism angle. So in this diagram, AB and AC are used for the refraction. So these are known as refracting faces. BC is that surface along which the prism is stable. That is called base. This PQ is the incident ray. This PQ is incident ray. This PQ is incident ray. This is the normal for the AB surface. So the angle between incident ray and normal is called incident angle, that is represented by I1. You can say IB लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है. तो PQ यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है. जैसे ही यहाँ से ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा N2 है. तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट रे N1 से N2 में एंटर करती है, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस. सो एयर से प्रिज्म में जा रही है, इसका मतलब रे टू डेंसर जा रही है. सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो ये नॉर्मल है, तो ये देखिए जानी चाहिए थी ऐसे, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे QR. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R1 हो गया. तो ये अगर R1 है बेटा, देखिए इसको ध्यान से, ये R1 है रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये एंगल कितना बच गया, ये और ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल है. तो ये R1, ये I1, तो ये बच गया I1 माइनस R1 या I माइनस R1, जो भी आप लिखते हो. I1 लिखा है तो इसको I1 माइनस R1 कर देना, I लिखा है तो इसको I माइनस R1 कर देना. एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. जब ये रे इस सरफेस पे आएगी तो इस कंडीशन के अंदर ये वापस अब इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी. इसका मतलब N2 से वापस N1 में आएगी. इसका मतलब N2 से वापस अब ये N1 में आएगी. तो मतलब प्रिज्म से वापस हवा में आएगी, एयर में आएगी, तो अगेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. बट इन दिस कंडीशन रे इज मूविंग फ्रॉम denser to rare medium, so it bends, refracted ray bends away from the normal. So this is incident for this surface, this is normal. अभी वही सेम कंडीशन है, जानी चाहिए ऐसे, लेकिन इस नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, तो इस तरीके से मुड़ेगी RS. सो दिस RS इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, जिसको आप बाहरी किरण बोल सकते हो, एमर्जेंट रे बोल सकते हो. दिस इज एमर्जेंट एंगल E. अब यहाँ ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, अब आगे जाकर के यही इस सरफेस के लिए यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बन जाता है. तो इस सरफेस के लिए अगर मैं आपको पूछूं इंसिडेंट एंगल क्या है, तो आप बोलोगे ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच का एंगल R2 ही इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल है. तो ये E, ये R2, तो ये क्या बच गया बेटा, E माइनस R2. ध्यान से देखिए इस चीज़ को, E माइनस R2 इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, E माइनस R2. So using the diagram, what we conclude that using this parallelogram AQER, so there are 4 angles. So total addition of the angles of a parallelogram is 360 degree. So I write here angle A plus angle E plus angle Q plus angle R. Addition of all these is equals to 360 degree. Now but these two angles, because this is normal, normal always make a 90 degree angle. So this angle is 90 degrees, so this angle is 90 degree. So these two angles are 90 90 180. So remaining two angles are also 180. So angle AQE plus ARE, AQE ARE, 90 plus 90 equals to 180 degree. Each is 90 due to normal. So remaining two angles are also 180 degree. So remaining two angles are represented like
एंगल ए प्लस एंगल क्यू ई आर, एंगल ए प्लस एंगल क्यू ई आर, दिस वन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। वाई वी आर कैलकुलेटिंग दीज एंगल्स, हम इस एंगल को क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है इस चीज़ का? क्या इस एंगल के बिना लिखे हमारा काम नहीं चल सकता? हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, डेविएशन बाय ए प्रिज्म या रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन का जो एक बेटा बेसिक रूल है स्नेल्स रूल, स्नेल का नियम। तो रिफ्रैक्शन जहाँ पे भी आपको पूछा जाए वहाँ पे आप स्नेल का नियम लगा दीजिए। तो यहाँ भी आपको स्नेल का नियम लगाना है। सो टू अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ हमें क्या चाहिए, इंसिडेंट एंगल आई चाहिए और रिफ्रैक्टेड एंगल आर चाहिए। तो हम आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही ये सारी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग द ट्राइंगल क्यू ई आर, R1 plus R2 plus angle E, all the addition of three angles is also 180 degree. So now using triangle QER, angle R1 plus R2 plus QER equals to 180 degree, इक्वेशन नंबर 2। अब एक में से दो को घटाइए, चाहे दो में से एक को घटाइए। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 - 2 किया, तो QER से QER कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3 बच गई यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल QDR, अब देखिए वही सेम सिचुएशन है। QDR के अंदर ये एंगल है I - R1, ये है E - R2, ये डेल है डेविएशन एंगल। अब इस सिचुएशन के अंदर देखिए तो ये डेविएशन एंगल जो है डेल QDR के अंदर ये डेविएशन एंगल डेल जो है दैट एक्ट एज ए एमर्जेंट एंगल। सो वैल्यू ऑफ एमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू interior angles, या value of exterior angle is equals to the addition of two interior angles. So in this triangle you got del equals to I minus R1 plus E minus R2, माइनस एक साथ लिख दिया दोनों वैल्यूज को, इनको R को माइनस कॉमन ले लेता R1 प्लस R2 और I और E को एक साथ लिख दिया I प्लस E। सो डेल इक्वल्स टू व्हाट यू गॉट I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को आप A लिख सकते हो। सो डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 5 आ गई। अब 3 और 5 हमारे लिए बहुत हेल्पफुल इक्वेशन है, जिनकी हेल्प से हम I और R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कंडीशन लेनी पड़ेगी बेटा, जो होती है मिनिमम डेविएशन कंडीशन। मिनिमम डेविएशन कंडीशन का मतलब क्या है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से जानी चाहिए थी, मूव्स फॉरवर्ड लाइक दिस, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट बेंड्स एंड फॉलो दिस पाथ। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये रे जानी चाहिए ऐसी, बट अगेन मूव्स लाइक दिस। सो इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स, या देयर टू टाइम्स रिफ्रैक्शन। सो ड्यू टू दोज रिफ्रैक्शन एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए और जा रही है अभी ऐसे। सो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड डेविएशन। हमने कल पहले भी बात करी थी पावर ऑफ लेंस में कि कितना वो बेंड कर देती है, वही पावर है उसकी। तो ये बेंडिंग जो है वो डेविएशन है, तो ये डेल जो कहलाता है डेविएशन एंगल कहलाता है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना निकालना है। तो इस डेल को निकालने के लिए ही हमने ये सारी प्रोसेस करी है। तो ये डेल की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम तब होगी, डेल की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये BC इसका बेस और ये जो QR है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। अब जैसे इस डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, दोनों पैरेलल नहीं दिख रही है, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में डेल मिनिमम नहीं होगा। डेल मिनिमम तब होगा जब ये QR और ये BC दोनों एक दूसरे के क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। सो आई कंडीशन द मिनिमम डेविएशन कब, जब BC इक्वल्स टू QR होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग में जब आप इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो डेल की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, और एक पर्टिकुलर मिनिमम डेविएशन आने के बाद में आप अगेन इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाओ, डेविएशन अगेन बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इनिशियली आप इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो डेविएशन एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद जब आप इंसिडेंट एंगल को दोबारा बढ़ा रहे हो तो डेविएशन एंगल क्या हो जाता है, दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यूजिंग मिनिमम डेविएशन BC इक्वल्स टू QR, तो इस कंडीशन की आप हेल्प लीजिए। इस कंडीशन की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूँ, सो फ्रॉम दिस कंडीशन डेल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ डेल M मिनिमम डेविएशन
अब मिनिमम डेविएशन का मतलब ये है कि जैसे ही ये दोनों रे पैरेलल हो गई तो आप मेरे को बताइए आई और ई कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। इस कंडीशन को आप रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वाले टॉपिक से भी समझ सकते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक है उससे भी, कि जब दोनों रे पैरेलल होगी तो आई और ई भी बराबर होंगे और यहाँ जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वही यहाँ इंसिडेंट बनेगा, तो R1 और R2 भी बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ R1 और R2 को भी एक बार R के बराबर मान लिया है। अब इन तीनों कंडीशंस को आप 3 और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कीजिए। सो इक्वेशन नंबर 3 में आप जब इस कंडीशन को पुट करेंगे तो क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए R1 प्लस R2, आप दोनों को R कर दीजिए तो R प्लस R इक्वल टू A, तो R प्लस R 2R हो गया, सो 2R इक्वल्स टू A और R इक्वल्स टू A/2। R तो आपने कैलकुलेट कर लिया, स्नेल के नियम के लिए R तो आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस या नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंगल I। सो टू कैलकुलेट एंगल I, take the equation number 5, del equals to I plus E minus A. So del equals to what you have to put, del M for the minimum deviation, so del M and I plus E, तो I plus E आपको I निकालना है तो आप I plus I कर दीजिए ना, क्योंकि I और E तो बराबर है, I और E तो बराबर है तो आप इसको I plus I लिख सकते हो। सो 2I माइनस A है बेटा यहाँ पे, ये इक्वल्स टू ये A सेम। अब आपको यहाँ पे I निकालना है तो A को इस साइड भेज दिया प्लस का और I इक्वल्स टू डिवाइड 2 हो गया, तो I इक्वल्स टू डेल एम प्लस A अपॉन 2। I और R दोनों आपके पास आ गए हैं, स्नेल का नियम अप्लाई कीजिए। नाउ अप्लाई द स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N21 इक्वल टू N21 होता है। I की जगह वैल्यू पुट की डेल एम प्लस A/2 और R की जगह A/2 इक्वल्स टू N21, साइन टू साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डेल एम प्लस A इक्वल्स टू N21 इंटू A, क्रॉस मल्टीप्लाई, A को आपने राइट साइड में भेज दिया, del m equals to N21 A minus A common N21 minus 1, so del m equals to what you got, N21 minus 1 into A। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो मिनिमम डेविएशन का वैल्यू है, मिनिमम डेविएशन एंगल है, वो एक तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक प्रिज्म एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इस फॉर्मूला के अंदर कहीं भी आपको इंसिडेंट एंगल की वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, सो मैंने उसको यहाँ डिस्क्राइब किया है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट, it is clear that deviation depends on the refractive index of the prism and prism angle, not on incident angle। कि इस फॉर्मूला से ये स्पष्ट हो जाता है कि डेविएशन एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है और प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि इंसिडेंट एंगल पे। इंसिडेंट एंगल पे रिप्रेजेंट या डिपेंड नहीं करता है। ये आपका प्रिज्म था या रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म था। अब इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए एक न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको, उसके बाद आप इसी के सिमिलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखिए। द न्यूमेरिकल इज दैट द मिनिमम डेविएशन, ध्यान से सुनिए इसको, द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन एंगल बता रहा है, ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √3 इज इक्वल टू इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। सो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि किसी प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन एंगल जो है वो उसके प्रिज्म एंगल के बराबर है। इसका मतलब डेल एम इक्वल्स टू ए इज गिवन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट प्रिज्म इज n इक्वल्स टू √3 या N21 इक्वल्स टू √3। आपको उसका प्रिज्म एंगल बताना है, यू हैव टू कैलकुलेट ए प्रिज्म एंगल। सो यूजिंग द फॉर्मूला N21 इक्वल्स टू, अभी आपने बनाया है N21 इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस A/2 इक्वल अपॉन साइन A/2। यूज दिस फॉर्मूला N21 इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल एम बाई 2 साइन A/2। अब यहाँ पे डेल एम इक्वल्स टू देखिए आपको A दे रखा है, तो डेल एम की जगह आपने A पुट कर दिया, रिमेनिंग आर सेम, साइन A प्लस A/2 साइन A/2, A प्लस A 2A तो 2 से 2 कैंसिल, A बच जाएगा। तो N21 इक्वल्स टू साइन A अपॉन साइन A/2। अब देखिए बेटा साइन 2A का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, क्या होता है साइन 2A का फॉर्मूला, 2 साइन A कोस A। यहाँ साइन A है तो यहाँ पे 2 साइन A/2 कोस A/2, एंगल हाफ हो जाता है। देखिए 2A है, यहाँ A और A है, तो यहाँ साइन A है, मैंने जो फॉर्मूले में दिखाया A है, तो एंगल हाफ कर दीजिए, साइन A/2 कोस A/2, देखिए वैसा ही। तो 2 साइन A/2 कोस A/2, साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल, N21 इक्वल्स टू 2 कोस A/2। अब N21 की वैल्यू √3, 2 को मैंने नीचे भेज दिया, √3/2 इक्वल टू कोस A/2। √3/2 किसकी होती है, कोस में वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है, पुट कर दिया, कोस से कोस कैंसिल,
ए इक्वल्स टू यू गॉट 60 डिग्री, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी. सो carefully understood this topic, and if you have any query regarding this, then you can contact me, you can comment. If you understood easily it, then solve the similar problems